नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की सभी सीटों के लिए आज मतदान पूरा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती और प्रतिद्वंदी कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि पार्टी के 3 लोकसभा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह और रीति पाठक भी मैदान में उतरी हुई हैं। उधर छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, हर जगह एक तरफा माहौल है, भरोसा कांग्रेस पर है। दुर्ग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यहां पर चुनाव एक तरफा है, यहां कोई मुकाबला नहीं है। आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा, ये भी आप इस मतदान से तय होगा। दूसरी ओर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि इस बार महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। रमन सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से महिलाओं की इस लंबी कतार ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। महिलाओं की लंबी लाइन है और उस लंबी लाइन में निश्चित रूप से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ हैं तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान का उपयोग करें, 100% मतदान सुनिश्चित हो। आप अपने घर से निकलें, प्रजातंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने में आप अपनी भागीदारी दें। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर तरफ लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रदेश में लाडली बहनों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का बीजेपी को खूब प्यार मिल रहा है। जबकि कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पुलिस, पैसे और प्रशासन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। उनके पास बस इतना ही बचा है। एक दिन पहले उन्होंने पूरे दिन शराब और पैसे बांटे। लोगों ने उन्हें वीडियो भेजे और वीडियो कॉल पर दिखाया कि क्या हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय ने भोपाल में वोट डाला। दिग्विजय सिंह ने मुरैना में हुई हिंसा पर बात की। आपको बता दें कि मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान फायरिंग की खबरें मिली थी। कांग्रेस ने बीजेपी समर्थकों पर हिंसा करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। मैं डोंगरगढ़ गया हुआ था तो सुबह लौट के आया। सर, आपकी रिपोर्ट क्या, कितनी सीटें आ सकती है? तो बता चुका हूँ, आज फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सर, आप कहते रहे, कुछ बढ़ रहा आंकड़ा क्या? हर हालत में 130+। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जब उनसे सीएम चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। सिंधिया ने कहा कि हमारी रेस विकास की है, कुर्सी की रेस कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है और लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और विकास कार्य पसंद आ रहे हैं। बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में पहले ही चुनाव संपन्न हो चुका है। 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एमपी में सभी 230 सीटों पर मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण को लेकर 70 सीटों पर मतदान किया गया है। और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ रहा, पार्टियों को कितना भरोसा नजर आ रहा है, अपनी स्थिति कहां नजर आ रही है, किस तरह से क्या कुछ हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज के दिन, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। शुरुआत अनिल गोयल जी आप ही के साथ। कांग्रेस तो साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि आपने मध्य प्रदेश में डराने धमकाने की कोशिश की है। जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए हैं, ठीक तरह से संपन्न नहीं होने दिया आपने। युक्ता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस हार में बौखला रही है। खुद दंगे करती है और बीजेपी पर आरोप लगाती है, खुद झगड़े करती है और बीजेपी पर आरोप लगाती है। जो जीतती हुई पार्टी है वो कभी दंगे नहीं करती। तो इन्होंने तो निश्चित तौर पर दंगे कर करके मध्य प्रदेश में जंगल राज पहले भी इन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी थी, आज भी जंगल राज स्थापित करने की कोशिश करी। और कांग्रेस का तो करैक्टर ही हमेशा जो है वो भ्रष्टाचार, दंगाइयों को समर्थन देना, ये उसका शुरू से ही करैक्टर रहा है। इसलिए बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, वो देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, देश के हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, उसका हमेशा इस बात पे ध्यान रहता है। और इनका ये कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो, झूठ बोल कर काबिज हो, झगड़ा करके काबिज हो, पोलिंग बूथ लूट करके काबिज हो। अब जैसे छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ के अंदर जो पोलिंग पार्टी वोटिंग मशीन लेकर के जा रही थी, जो कम पोलिंग मशीन थी, उन पर अटैक हुआ है। एक हमारा जवान मारा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ का राज है। मतलब इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है क्योंकि इनके अंदर बौखलाहट है और ये किसी भी तरीके से, ये तो कह रहे हैं बौखलाए हुए आप हैं। जगह जगह पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से मार पिटाई हुई है, मार कुटाई की नौबत आ गई और जो गर्भवती महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, ये घायल हो गए। साफ तौर पर स्पष्ट तौर से तस्वीरें भी सामने आई हैं गोयल साहब। नहीं, कि किस बात की बौखलाहट है, ये तो साफ हो जाएगा 3 दिसंबर तक सर। दुबे जी, हमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी बौखलाहट नहीं है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं है। हमने निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं, भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। छटपटाहट तो इनके अंदर है और वो छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। आप एक बात बताएं, इस तरफ इनका दोगलापन एक स्पष्ट दिखाई देता है कि सनातन धर्म के गाली देने वाले इनके गठबंधन में शामिल हैं और मध्य प्रदेश के अंदर राम राम जप रहे हैं। आप ये अपने विरोधी जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, क्या सनातन धर्म राम जी के इससे अलग हटके हो सकता है? तो निश्चित तौर पर ये इनका दिखावा साफ दिखाई दे रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। हमें किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाए और हर तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए हर हथकंडा ये अपना रहे हैं। ठीक। और ये इनके बौखलाहट का नेचर, नहीं तो इनका फैसला होता कि अगर ये राम को मानते हैं तो सनातन धर्म वालों को अलग करते हैं, उधर उनको गले लगाते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और बोलते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कुछ सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, खड़गे जी। तो इनका क्या है कि इनका खुद का ये मतलब दिवालियापन है, दिमाग का दिवालियापन है, खोखलापन है, विचारधारा का खोखलापन है।
कोई नीति नहीं है, कोई नियति नहीं है। रत्नाकर जी, सही मायनों में एक इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी पाने की है। ठीक है, हमारी लड़ाई जनता की सेवा करने की है। ठीक है सर, मध्य प्रदेश का विकास करने की है। ठीक है सर। रत्नाकर जी, 71% वोटिंग हुई है, आंकड़ा बहुत बढ़िया है कि मध्य प्रदेश में जनता इतनी जागरूक है कि उसने अपने मतदान का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ पर मैं आऊंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी वोटिंग के बाद भी जिस तरह से आपने आरोप लगाया, उसे तो साफ तौर पर गोयल जी कह रहे हैं कि बौखलाए हुए तो आप हैं, झूठी साजिशें आप कर रहे हैं, झूठे आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी सत्ता आ ही नहीं रही है। तो इस तरह के झूठे आरोपों के सिवा आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा। सर, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। वक्ता जी, देखिए विडंबना ये है कि जब आप मध्य प्रदेश पे सवाल पूछ रही थी तो गोयल जी 18 सालों में क्या इन्होंने किया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, ये बताने की जगह कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम ये कर रहे थे। ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी के ये पहले नेता नहीं है जो ऐसा कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जितनी रैलियां की है मध्य प्रदेश में, आप उठाकर देख लीजिए, उसमें से हर रैली में अगर 41 मिनट का अगर उन्होंने भाषण दिया तो 53 बार कांग्रेस को कोसने का काम किया। कारण इसका क्या है? आप अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पा रहे हैं, शिवराज सिंह का नाम ले नहीं पा रहे हैं, शिवराज सिंह को आगे मंच पे जो है उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में बता नहीं रहे हैं। कारण इसका ये है कि इन्होंने 18 साल में सिर्फ लूटपाट किया, भ्रष्टाचार किया है। और इस लूटपाट भ्रष्टाचार का नतीजा ये हुआ है कि मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य के रूप में खड़ा दिख रहा है। 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ यह मध्य प्रदेश आज जनता वहां पे करा रही है और नतीजे भुगत रही है। रही बात शराब और पैसे के बल पे ये वोट हासिल करने का काम करते हैं। और जो कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो दिखाया है, और वो वीडियो की सत्यता उन्होंने जांची पर की और फिर दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और वीडियो वायरल भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने खासतौर से देखा। आज सत्ता पाने के लिए इनके पास कुछ हथियार बचा नहीं है। कहीं शराब बांट रहे हैं, कहीं पैसे बांट रहे हैं। पैसे और प्रशासन के बल पे सत्ता को हथियाने की कवायद शुरू से रही है इनकी, और आज भी वही कर रहे हैं। पैसे के बल पे इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया था, और आज भी देखिए कमलनाथ जी ने साफ तौर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम लिया और किस जिले के उनका भी नाम लिया। सर, जब आपको इतने वक्त से पता है, जब भी कोई बात होती है आप ऑपरेशन लोटस की बात कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस हर राज्य में चलाया जा रहा है, आपने इसके लिए कभी कोई कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों आपने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्यों आपने इस तरह के न्यायालय में जाकर कोई पहल नहीं की? देखिए वक्ता जी, मैं पूरी बात करूं फिर आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। मैंने नोट डाउन कर लिया आपके प्रश्न का जवाब और उस पर भी आऊंगा। देखिए ये जो है ना, ये पैसे और प्रशासन, मैं बात कह रहा था कि किस तरह से सब प्रशासन का दुरुपयोग करके ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम लिया और बताया कि इस जिले के हैं, और बतौर बीजेपी एजेंट के की तरह काम कर रहे हैं। अब बताइए, कमलनाथ जी जैसे सीनियर नेता और किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेते बिना साक्ष्य के वो बोल नहीं सकते, और उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, और उनके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं हताशा, निराशा इनकी ये साफ दिखा रही है कि इनकी सरकार जो है जाने वाली है। मैं बातें कंप्लीट कर लूंगा वक्ता जी, मुझे अगर चाहिए तो मैं दूसरी बार में कह लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है? एक ही बार मैं समय दीजिएगा, बाद में इनको आराम से समय दीजिएगा और इनसे बात अपना रखवाइएगा। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और कह रहे थे हमारे ऊपर भ्रष्टाचार। अरे भाई, सत्ता शासन में हम थोड़ी है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में हम है। भ्रष्टाचार तो आपने किया है, आप लोगों ने तमाम भ्रष्टाचार के वीडियो आज वायरल हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो है कैग की रिपोर्ट में आए हैं, तमाम भ्रष्टाचार के पार्टियां। अरे महाराज, दंडवत बौखलाइए नहीं, बौखला नहीं रहे। गोयल साहब, मैं आऊंगी, आपको वक्त दूंगी। कैग की रिपोर्ट देखा आपने? कैग की रिपोर्ट में देखा आपने? आपने देखा नहीं उसमें कि किस तरह से 7.5 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर पे होता है, और मुर्दों का आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों को हॉस्पिटल में दिखाकर आप लोगों ने पैसे उतारे।
वो तो देश की जनता देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए आपको उखाड़े फेंकने का संकल्प ले लिए है। और ये कह रहे हैं कि सत्ता को कैसे भी काबिज कर रहे हैं। अब गोयल साहब कह रहे थे कि ये सत्ता में कैसे भी काबिज करने की कोशिश करते हैं। 6 राज्यों की सरकारें हमारी चुराई है इन लोगों ने। इस बल पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये हमारे विधायकों को डरा करके पैसे के बल पे और इन्होंने सत्ता छीनी है। सर ये तो आप हमेशा ही कहते हैं सीबीआई, ईडी ने ऐसा किया। सर ये तो हमेशा ही सुनती हूँ मैं, कुछ नया बताइए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये जो सत्ता पे आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार ने सत्ता का, जो आप तो बनी बनाई सत्ता जनता के जनादेश का अपमान करने का काम करते हैं। जनता जिस सरकार को चुनकर भेजती है उस सरकार को आप खरीद फरोख्त के माध्यम से। अब सर आपके नेता ही मुकर जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? बड़ा खेल तो आप ही की तरफ से हुआ ना। देखिए फिर वक्ता जी, मैं उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। मैं यही मुंबई में बैठा हूँ। महाराष्ट्र में बात महाराष्ट्र की नहीं कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं सर। अरे 6 जगह सरकारें इन्होंने गिराई है। हाँ। कर्नाटक में देखा ना किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया, और ऑपरेशन लोटस चलाने सर इसका मैंने आपसे जवाब भी मांगा जिसका जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अनिल गर्ग जी भी इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। अनिल गर्ग जी, लगातार देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनावी जो मतदान होना था, जो दंगल था, साफ तौर पर आज समाप्त हो गया। अब किसका मंगल होगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ, क्या आपको लगता है दोनों ही पार्टियों में अपनी अपनी सरकार को लेकर कहीं न कहीं एक डर की भावना दिख रही है कि किसकी सरकार इस बार? लता जी, जब तक चुनाव नतीजे ना आए हर पार्टी की सरकार उनके हिसाब से बनती है, उनके हिसाब से बनने जा रही है, और अपने को इसमें कुछ करना भी नहीं है। रोज दावा करें, लेकिन मैं अपने दोनों साथियों को सुन रहा। अभी रत्नाकर जी ने भी बताया और आपने भी रिपोर्ट में दिखाया, कमलनाथ जी ने वीडियो जारी किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, उनके पास सबूत है। लेकिन मुझे एक आप बताइए, जैसे ही आचार संहिता लगती है तो प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, और पूरी ये जो प्रक्रिया है चुनाव की वो चुनाव आयोग करता है। अगर आपके पास सबूत है तो आप चुनाव आयोग के पास इन सबूतों के साथ क्यों नहीं गए? आपने मीडिया में जाते हैं, मीडिया में जाने का क्या मतलब है? मीडिया इसका नतीजा निकालेगी क्या? मीडिया इस पर कोई कार्यवाही करेगी क्या? जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते। आपने देखा कि आरोप लगते हैं, ये हो गया, वो हो गया, उसने ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज, ये सारे आरोप मीडिया में आप लगाते हैं। जहाँ पर्टिकुलर जगह है आपको शिकायत करनी, वहाँ क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि उनको लगता है कि कुछ वहाँ पे पूरे होंगे नहीं। तो मेरा क्या कहना है, अगर आपके पास सचमुच शराब बांटने का वीडियो है, जैसे इन्होंने बताया, कमलनाथ जी ने अधिकारी का भी नाम लिया, आप इन सारे तथ्यों के साथ चुनाव आयोग जाइए, और चुनाव आयोग कार्रवाई करने के लिए इसके लिए अधिकारी है। चुनाव आयोग के ही अंतर्गत पूरा चुनाव हो रहा है ना। अभी तो पूरा जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, वहाँ तो राज्य सरकार काम नहीं करती। तो आपने वहाँ जाना चाहिए। मेरा ये कहना है, सिर्फ आरोप लगाना मतलब फिर ये सिर्फ एक चुनाव का प्रोपेगेंडा है, इसका मतलब इनमें कोई तथ्य नहीं है। एक बात। ठीक है। दूसरी बात, अभी सिंधिया जी भी कह रहे थे, बहुत दिनों से वो कांग्रेस में रहे थे कि वो कुर्सी की रेस में नहीं है, कांग्रेस कुर्सी की रेस में होती है। तो कुर्सी की रेस में होना वैसे कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और सरकार बना के अपनी नीति लागू करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगला 5 साल का रोड मैप क्या दे रहे हैं? मैंने पूरे इनका चुनाव प्रचार सुना है, लेकिन किसी ने भी अगले 5 साल का, कांग्रेस ने तो अगले 5 साल को रोड मैप नहीं दिया सिवाय फ्री बीज देने के। ये फ्री बीज की जो बीमारी चली है कि जयललिता से होगी केजरीवाल, और केजरीवाल को इतनी अच्छी सफलता मिल गई, तो ये लगता है हर पार्टी की मजबूरी होगी कि फ्री बीज के सारे चुनाव लड़े। वो कोई विकास की बात नहीं करेंगे, कोई रोड मैप नहीं देंगे, अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं या ये हमने कर दिया। वो सारी बातें सिर्फ 2 मिनट के अंदर खत्म होती है, और उसके बाद आधा घंटा का जो भाषण होता है वो फ्री बीज के ऊपर होता है। अभी बात करें तो ऑपरेशन हो सकती है। आप मुझे बताइए, अगर आप और मैं बिकाऊ नहीं है तो हमें कोई खरीद सकता है क्या? जी। तो आप मुझे बताइए, जब बार बार ये बात चलती है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल के नाम पर हमारे विधायकों को खरीद लेती है, अगर आपका विधायक बिकाऊ नहीं है, अगर आपका विधायक हिलने जुलने वाला नहीं है, पैसे पे नहीं बिकेगा, तो कौन खरीद सकता है उसको? आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाएं। अगर ये बात करें कर्नाटक की कोई वहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, तो ये भी तो चर्चा करिए किस तरह से स्पीकर उस समय भागता फिर रहा था, उनका इस्तीफा नहीं ले रहा था। यानी विधायक त्यागपत्र देना चाहता है अपनी सीट से, और वो लेने को तैयार नहीं।
उसके बाद सीट से त्याग पत्र देने के बाद जनता की अदालत में जाता है, जनता उनको दोबारा विधायक बनाती है, तो क्या पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी ने खींच लिया? ये तो नहीं हो सकता ना, पूरी जनता को ही भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देकर खींच लिया। तो मेरा क्या कहना है, आप अगर 10 अच्छी बात करते हैं उसमें 20 झूठी बात जोड़ देते हैं तो 10 अच्छी बातों का भी आपका असर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक चुनाव का सवाल है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है जी। ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र का जो मताधिकार का काम है, जनता ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि ये माना जाता है कि जब वोटर क्या बोलते हैं परसेंटेज ज्यादा होती है वोटिंग की, तो शायद ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए कारण होती है, यानी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जाता है ये फैक्टर। ये आमतौर पर माना जाता है। अगर इस फैक्टर की बात करें तो मानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार जाएगी और शिवराज चौहान की सरकार दोबारा नहीं आएगी मध्य प्रदेश में, अगर इस फैक्टर को माना जाए। हालांकि ये कोई सेट फैक्टर नहीं है, आज के दिन में ये फैक्टर बदल भी सकता है। तो भी मैं सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गोयल साहब आऊंगी, मैं आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा गोयल साहब, मैं आऊंगी। हाँ जी अनिल गर्ग जी। तो मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। कोई ये दावा नहीं कर सकता हर हालत में, जिसमें कहा जा रहा है कि हम 3/4 बहुमत के साथ जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा सर कि जनता ने क्या डिसाइड किया है, जनता क्या चाह रही है, जनता को क्या पसंद आया है। इतनी वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं जनता भी काफी समझदार है, जानती है कि उसको क्या कुछ करना है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल समाप्त हो गया है। अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है कि 3 दिसंबर को आखिर जनता ने किस पर मोहर लगाई है और किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, किस तरह से आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आपकी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप ही की सरकार है, लेकिन जब बात अगर की जाए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ साजिश करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, हिंसा करवाई है जिससे कि वो सत्ता पर काबिज हो सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सली हमला हुआ इसको क्या कहेंगे आप? आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो जाता है। देखिए, आप अभी 5 साल के दौरान नक्सली हमले देख लीजिए और उसके पहले नक्सली हमलों को देख लीजिए, तो कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस का पूरा जो कांग्रेस के नेतागण थे और उनको किस तरह से नक्सली उड़ा देते थे और सारा कांग्रेस पार्टी का पूरा सुनवाई खत्म हो गया। और आज परिस्थितियां इस कदर जो है कि नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लाने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और मैं वीडियो भी देख रहा था, न्यूज में भी देख रहा था, कई सारे नक्सली जो नक्सलवाद को छोड़ करके और वोट देने आ रहे थे और मुख्य धारा में वो जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो इक्का दुक्का घटनाओं के अलावा कहीं बहुत कोई बड़ी घटना जो है वो नजर नहीं आई और बहुत हद तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पे कंट्रोल किया गया। देखिए, रही बात छत्तीसगढ़ की जनता ने दोबारा जो आशीर्वाद मैं देखूंगी सर, पहले इसका मुझे जवाब दीजिए आप। आपने ये कहा था और कई बार आप इस बात को कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से आपकी सरकार आई है भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के खिलाफ बहुत काम किया है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो आपकी सरकार का दायित्व बनता है ना कि इसका जवाब दे, कैसे ये घटना हुई, अगर इस पर नकेल कसी गई तो किस तरह से ये घटना घटी। मैंने आपको वक्ता जी बताया कि किस तरह से नक्सली हमले आए दिन होते रहते थे, लेकिन ये जवाब नहीं है ना। हाँ सुन, अब वही मैं कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, मैं समझ रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ये जवाब नहीं है। हाँ, मैं जवाब तो दिया ना आपको, पहले भी जवाब दिया और फिर से उसको इलोबरेट करके दे रहा हूँ। पहले हमले होते थे और आए दिन हमले होते थे और ग्रुप में आकर के ये लोगों को मारने का काम करते थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से पूरे सुनियोजित तरीकों से नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया गया है और लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से नक्सलवाद वहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। इसीलिए इक्का दुक्का घटनाएं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नक्सली इस तरह के हमले करते हैं ताकि वो दिखा सके कि उनका अस्तित्व आज भी है। लेकिन हम प्रयासरत हैं और अगली बार जब सर आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में 67% मतदान हुआ है, छत्तीसगढ़ में 67% मतदान हुआ, क्या लग रहा है आपने ऐसा जनता के लिए क्या किया कि अगली बार आप ही की सरकार को मौका दिया जाएगा? पहली बात वक्ता जी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए वादे किए थे उसमें से 96% 96% वादे हमने पूरे किए और हमने वहाँ पे ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए बहुत सारा काम किया। मैं बता दूं आपको कि पूरे देश भर में
2500 रुपया प्रति क्विंटल अगर कहीं धान की खरीदारी हो रही थी तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही थी। सबसे हाईएस्ट वहाँ पे एमएसपी हम देने का काम कर रहे थे। वहीं पे 16 लाख किसानों का 6,000 करोड़ माफ करने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। और तो और जो जमीन आदिवासियों की इन्होंने पूंजीपतियों को दे के रखा था, वो 4200 एकड़ जमीन फिर से आदिवासियों को देने का काम जो है भूपेश बघेल सरकार ने किया। आज आने वाले समय में हमने वादा किया है और हम जब भी सरकार में आएंगे उसको पूरा करेंगे कि केजी से लेकर और पीजी तक जो है शिक्षा मुफ्त में देंगे। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए जो है प्रति वर्ष देंगे। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं तेंदू पत्ता का जो है हम दाम 6,000 रुपए। तो आपको लगता है ये जो वादे आपने किए हैं इसके ऊपर जनता इस बार आपकी सरकार बनाएगी? जी, जो आपने वादे किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता से इस बार, जिस तरह के वादे सामने आए हैं, आपको लगता है इन वादों को देखते हुए जनता इस बार आपकी सरकार एक बार फिर से दोहराएगी? देखिए एक चीज बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया उसकी तारीफ माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। और ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छा काम और लोगों को समृद्ध बनाने की, सशक्त बनाने की कवायद हम करेंगे, जिसमें हमने उनको लिस्ट दिया है कि हम ये चीजें आपके लिए बिल्कुल करेंगे। आपका दायित्व भी बनता है, सरकार है आपकी, आपका ये बड़ा दायित्व भी बनता है। अनिल गोयल जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने वाली है? उन्होंने वादे किए, दावे किए और उसे पूरा भी किया। कहीं ना कहीं जनता अभी इस बात को मान रही होगी ना कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है दोबारा से उसकी सरकार आए। आपने ऐसा क्या कर दिया छत्तीसगढ़ के लिए कि जो जनता को ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए? वक्ता जी, सही बात यह है कि मैं छत्तीसगढ़ खुद घूमा हूँ और जितने लोगों से बात हुई है 10 में से 8 लोग 9 लोगों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भ्रष्टाचार सरकार को भगाने की बात करी है और बीजेपी की सरकार को आने की बात करी। मैं जनता की आवाज के रूप में आपको ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कहता हूँ, महादेव ऐप जो जिसने वहाँ पर जो सब कुछ करा है, इतना बड़ा घोटाला इनके सामने आया, वो सब है। छत्तीसगढ़ के अंदर माफियाओं का राज है, माफियाओं की अभी भी वहाँ पर दादागिरी है, आम आदमी वहाँ पर सही तरीके से नहीं जी सकता। नक्सलवाद अगर पैदा हुआ है तो कांग्रेस के राज में पैदा हुआ है। नक्सलवाद को कंट्रोल कराए तो हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने मिलकर के इसको नक्सलवाद को बहुत कुछ कम मतलब इनको कंट्रोल करा है। आज कांग्रेस के राज में आतंकवाद इतना आगे था कि हम ये कहते थे कि किसी ब्रीफ केस को हाथ मत लगाओ, किसी खिलौने को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। आज वो सब बातें ये सब बात इतिहास में चली गई है। कांग्रेस के राज में ही जगह जगह दंगे होते थे, कर्फ्यू होते थे, आज ये सब बात चली गई है। आज देश में हर गरीब को का विकास हो, हर गरीब आगे बढ़े, हम इस पर बात लग रहे हैं, जाति पाति पर बात लग रही है। अनिल गोयल जी, एक बात और बताइए, ये पाटन, अंबिकापुर, सक्ती ऐसी सीटों पर लगातार खबरें आ रही है कि कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर की जब बात आती है तो क्या मन में एक राहत की सांस आती है कि चलिए कुछ सीटों पर तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है तो नंबर हमारा लग सकता है? क्या कहेंगे? और काफी बड़ी सीटों में नाम है, अंबिकापुर हो गई या पाटन हो गई या सक्ती हो गई, बड़ी चीज, बड़ी सीटें मानी जाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों में हम सरकार बना रहे हैं और दोनों में सरकार बना रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर कहीं भी कांटे की टक्कर है तो कहीं ना कहीं जो तो चुनाव में कुछ सीट जीतते भी, कुछ सीट हारते भी हैं, तो उसका बड़ा विषय नहीं है। दूसरा, मैं मध्य प्रदेश के अंदर जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, जब अधिक मतदान हुआ है तब वहाँ पर भाजपा की सरकार बनी है। सिर्फ पिछली बार कम मतदान हुआ था, लेकिन कम मतदान के बाद में भी जनता ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को आशीर्वाद दिया था। 41% वोट बीजेपी को मिले थे। सर, कितना प्रतिशत वोट हुआ है इस पर अगर आप कहेंगे कि सरकार बन जाएगी? ऐसे तो कई वो सर्वे भी आते हैं, सर्वे के ऊपर आप कैसे बना देंगे अपनी सरकार? मेरी पूरी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, पूरी ऑल जनता ने आशीर्वाद मध्य प्रदेश में पिछली बार भी बीजेपी को दिया था, लेकिन क्योंकि सरकार सिर गिनने से होती है, विधायक इनके ज्यादा थे इसलिए इनकी सरकार बनी, लेकिन इनके विधायक टूटे। सिंधिया जी टूटे क्यों? उन्होंने जनता से वायदा करा था कि मध्य प्रदेश में आएंगे तो ये काम होंगे, और सरकार बनने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं करा। इसलिए जो वहाँ के विधायक मध्य प्रदेश का हित चाहते थे, मध्य प्रदेश के विकास में चाहते, तो उनको ये लगा कि अगर मध्य प्रदेश का विकास होगा तो भाजपा के साथ होगा, इसलिए वो टूट करके भाजपा में आए हैं। वो बिक करके नहीं आए हैं, जैसा कि अनिल गर्ग जी बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि आप अपने लोगों से मानो, कोई अगर वो बिकने नहीं सकते कौन खरीदेगा। लेकिन वहाँ के लोग, मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था,
मध्य प्रदेश का विनाश हो रहा था, वो देख नहीं सकते थे, इसलिए वहां तोड़ करके बीजेपी के अंदर आए। और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से इनके भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार से ऊब चुकी है और वो निश्चित तौर पर परिवर्तन चाहती है। और उस परिवर्तन की निशानी है कि बहुत अधिक तरीके से मतदान होना और निश्चित तौर पर इनका वहां से पलायन है, ये हार इनकी पक्की है। तो ये सब जो दर्शाती है और इस दर्शाने के बाद में ही इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल गर्ग जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पाटन की बात की जाए, अंबिकापुर की बात की जाए, शक्ति की बात की जाए, ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो? देखिए, जिन 3 सीटों की बात कर रही है, महत्वपूर्ण नेता वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं। जब आप ये कहती है कि वहाँ कांटे की टक्कर है, तो मैं इस बात को थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो नहीं। ये दोनों पार्टी अपना अपना दावा 3/4 जीत का कर सकती है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो मेरा मानना है और जो मुझे पास रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सीटों का फेर जो बदल है, जैसे पिछली बार था। अभी अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को ही मैंडेट मिला था, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के विधायक ज्यादा थे, मैंडेट उन्हीं के पक्ष में था। जी बिल्कुल, सरकार उन्होंने ही बनाई थी। ये ठीक है कि उनमें से कुछ विधायक टूट गए और बाद में सरकार पलट गई, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उस समय मैंडेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कांग्रेस के पक्ष में था और उन्होंने सरकारें बनाई। जहां तक सवाल है, जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार क्लीन स्वीप थी बीजेपी, इस बार बीजेपी का खोने के लिए छत्तीसगढ़ में है क्या? बीजेपी ने सिर्फ पिछली बार 15 सीटें हासिल की थी, इस बार खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय कांग्रेस के पास है। उसने बम्पर सीटें जीती थी, इस बार उसकी सीटें बहुत कम होने वाली है। मेरा ये मानना है कि इस बार सीटों का डिफरेंस ऐसे नहीं होने वाला कि 7 से 15 हो जाए। इस बार 90 में से अगर कुछ सीटों का डिफरेंस होगा तो 5-7 सीटों का फर्क होगा और दोनों पार्टियों में कोई भी जीत सकती है। ये चुनाव होना तो चाहिए था, मान लो जिसकी सरकार है, मान लो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो होना चाहिए था कि बघेल सरकार ये बताती है हमने शिक्षा के दृष्टि से क्या किया पिछले 5 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या किया है। ये सिर्फ जो फ्री वीज देने की बात है, हम ये दे देंगे, उसका इनाम दे देंगे, उसका माफ कर देंगे, ये आपका चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी 100 कदम आगे चली जाती है। वो अपने जो परसेप्शन सेट करती है चुनाव का, वो अपनी पिच पे ले आती है। हमारे की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, हनुमान जी की बात करेंगे, राम की बात करेंगे और फिर कांग्रेस भी इसमें अंदर लपेट जाती है। तो पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार है, भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि वो अपने पिच पे ले जाती है और उस पिच पे वो खेलने में माहिर है। तो कांग्रेस को भी इससे सीखना चाहिए और इससे सबक भी लेना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत हो, शिक्षा के ऊपर बातचीत हो, तो क्यों नहीं वो इस बात को पुटअप करते? क्यों वो फिर कमलनाथ जी को कहना पड़ता है मैं बड़ा हनुमान भक्त हूँ? देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर सनातन की बात होगी, हिंदुत्व की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई पार्टी 100 किलोमीटर बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी जो विचारधारा है और जो एक सेट करने की लाइन है, वो भारतीय जनता पार्टी ने काफी बखूबी सेट किया है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, बेहतरी से भुनाया गया है और कहीं ना कहीं जनता को इस बात का जिक्र भी करती है जनता कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मुद्दों को भुनाकर आगे बढ़ी है जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा झलकती है। तो इसका शायद क्या लगता है अनिल गर्ग जी, कुछ फायदा मिलता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़? शब्दों को थोड़ा बदलना चाहता हूँ, बुलाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने जन्म से ही और उससे पहले जनसंघ के समय से ही इस मुद्दे के समर्थन में, इस मुद्दे के लिए खड़ी थी और इसके लिए उसने बहुत कुछ खोया भी है। उस पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगा, कभी उसने ये कहा सिर्फ हिंदुओं के लिए बात कर रही हूँ, कभी जिंदगी में नहीं कहा उसने किसी भाषण में, कभी उसने ये नहीं कहा इस जाति के लिए बात कर रही हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को इम्पीचमेंट के लिए सारी सीमाएं लांघ दी, तो उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू समर्थक होने के कारण इनका ये कहने का भी हिंदुत्व और हिंदू भी इसी देश के नागरिक है, आप इनके लिए भी कुछ सोच लो। इनको सांप्रदायिक होने का सदमा झेलना पड़ा, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहने में, समझाने में जनता को कामयाब हुई और उसका लाभ आज इसको मिल रहा है। तो अगर उसने बहुत कुछ खोया तो लाभ भी उसी को मिलेगा, इसमें क्या हो रहा है? मेरा ये कहना है, ये तो कांग्रेस को चाहिए समझाने का कि कांग्रेस उस बीच में खेलने क्यों जाती है जिसमें उनको मालूम है खेल ही नहीं सकते, जो अपने आप को बड़ा हनुमान भक्त, राम भक्त बताने की कोशिश करते। सबको मालूम है, ये तो इतिहास का हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लीड सरकार ने राम है ही नहीं, काल्पनिक ऐसा एफिडेविट दिया था। क्या ये सत्य को मिटा सकते हैं क्या? आज कुछ भी कहे राम सबके लिए तो हमको भी मालूम है, लेकिन राम मंदिर के लिए आपका प्रयास क्या था, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या था, ये देश की जनता को आप कुछ भी समझाइए। ठीक है अनिल गर्ग जी, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर जी, क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे, फटाफट से बताइए।
वक्ता जी देखिए, अभी जो गर्ग जी बात कह रहे थे, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खिलाना चाह रही है, कांग्रेस उसी पिच पे आकर खेलती है। मैं इस बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोगों को बांटने की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। जब उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब वो हर जगह विफल हो जाती है, तो कहती है बजरंग बली के नाम पे वोट दे देना भाइयों, ठीक है, ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट पहुंच जाए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कहते हैं। देखिए, हम हमेशा कहीं भी अगर चुनाव हुआ है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात ले लेता हूँ, हमने लोकल मुद्दों को चुना है और लोकल मुद्दों पे ही हमने चुनाव लड़ा है और लोकल लीडरशिप के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, क्योंकि यह जो चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पे है, क्षेत्रीय मुद्दों पे है, और जो क्षेत्रीय नेता है उनको भली बात ही समझते हैं और उसके लिए वो संघर्ष रहते हैं पिछले 5 साल के दौरान। ठीक है। लेकिन देख लीजिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी क्षेत्रीय चेहरे को इन्होंने आगे नहीं किया, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर हम रमन सिंह के नाम पे चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। इनको लग रहा था कि अगर हम शिवराज सिंह के नाम पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल हार जाएंगे। तो इन्होंने अपने लोकल लीडरशिप के चेहरों को बिल्कुल दरकिनार करके केंद्रीय लोगों को लास्ट मोमेंट में ला करके और उनको केंद्रीय लोगों को क्षेत्रीय चुनाव ये तो उनकी रणनीति है ना, ये उनकी रणनीति है, ये तो उनकी रणनीति है, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं चुनावों में। ये मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी जगह कह रहे रणनीति नहीं, मजबूरी है। इसको रणनीति नहीं कह सकते, इसको मजबूरी कहते हैं। अगर इनके पास जो नेता 5 साल अपने क्षेत्र में काम करता है और जनता के दुख दर्द में सहभागी होता है, उस नेता को दरकिनार करके आप केंद्रीय मंत्रियों को ला करके और वहां से चुनाव लड़ाते हैं, जिसका वहां की जनता से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसको रणनीति नहीं कहते, इसको मजबूरी कहते हैं। ठीक है, इनके पास कोई चेहरा नहीं। ठीक है, अनिल गोयल जी, रणनीति नहीं मजबूरी है, कोई नेता नहीं है, विश्वास ही नहीं है आपको नेताओं पे। देखो, यही सबसे बड़ी बात है कि आप ये बताएं, मध्य प्रदेश के अंदर इन दोनों नेताओं का सिर फुटबॉल हो रहे, एक दूसरे के कपड़े फट रहे, एक दूसरे को कपड़े से फाड़ने की बात कहते हैं, ये इनका नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस सिंह कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच मैं हूँ, कैप्टन वो है, मैन ऑफ द मैच मैं हूँ। ये इनका आपस का लड़ाई द्वंद्व सामने दिखाई दे रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये आपस में लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि ये हम क्षेत्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों चुनाव प्रचार में आ रहे हैं? भाई, इनके जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे जो नेता वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोग हमारे नेताओं की बात सुनना चाहते हैं, लोग हमारी नेताओं पर विश्वास करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता का हिंदुस्तान का एक बच्चा विश्वास करता है, उनके बात पर लगता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो ही कहते हैं। इनका कहना ही सबसे बड़ी गारंटी है। ये इनका पेट का दर्द है, ठीक है, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और दूसरी बात, अब ये धर्म की बात कर रहे हैं, मस्जिदों से फतवे जारी कौन करवाता है? ये हम पे सांप्रदायिक आरोप लगाते हैं और मस्जिदों से फतवे जारी ये करवाते हैं कि कांग्रेस को वोट दो। तो निश्चित, और दूसरी बात, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। 1975 के अंदर इन्होंने जनता का फैसला था कि इंदिरा गांधी चुनाव नहीं जीती थी, नंबर 2 के रास्ते जीती थी। कोर्ट ने कहा कि तुम गलत जीती हो। इन्होंने ना जनता का विश्वास करा, ना कोर्ट का विश्वास करा, इमरजेंसी लगाई और पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके इन्होंने जबरदस्त सत्ता पे काबिज करी। ये सरकार गिराने की बात करते हैं। 92 के अंदर जब अयोध्या के अंदर जब विवादित ढांचा टूटा था तो भाजपा की 6 सरकारें इन्होंने गिराई थी, इनका कोई लेना देना नहीं था। तो ये लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं तो कांग्रेस ही जानते हैं। और जो ये ईडी के शोर मचाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता इनके कांग्रेस के राज में कहा था। ठीक है सर। तो इसलिए इनके जो है एक प्रश्न है, दिल्ली नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के जाएगी, ये आज आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सारा वीडियो फुटेज लोगों के पास है। अरे वीडियो फुटेज इमरजेंसी आपने ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। अनिल गर्ग जी, प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। वक्ता जी, अभी दिवाकर जी ने कहा, रत्नाकर जी ने कहा कि वो मेरे से सहमत नहीं है, कांग्रेस उनके पीछे नहीं खेलती। लेकिन मुझे ये बताइए, कमलनाथ जी ने हलवाई भक्त अपने आप को ज्यादा बड़ा साबित करने की कोशिश क्यों की? अगर बागेश्वर बाबा को लेकर क्यों घूमते रहते हो कि बागेश्वर बाबा
तो कांग्रेसी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करके तो हम बताएंगे नहीं क्या क्या हम हिंदू है, रत्नाकर जी हिंदू हम है। ठीक है रत्नाकर कितने बड़े आप हिंदू हैं, कितने बड़े कांग्रेस हिंदुत्व को मानती है, ये आप कितना भी बोल लीजिए, जनता को ठीक से मालूम है। इसमें अगर आप दूसरा बोलेंगे तो आपके पास रिजल्ट जाने वाला है। अच्छा होता कि आप इससे मुद्दा न बना के कांग्रेस दूसरे किसी बात को मुद्दा बनाते। इसलिए मैंने बोला कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई हुई पिच पे खेलने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं अपनी पिच में गिराने के लिए। दूसरी बात, अभी जो बात कर रहे थे, ये बात तो ठीक है, टीएससी देव में भूपेश बघेल में ठनी हुई है आपस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उनका अंतिम जो वोटर को प्रभावित करता है नहीं करता, ये देखने वाली बात है। जहाँ तक मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दा कुछ भी बनाया हो, 15 साल रमन सिंह के सरकार के और 5 साल भूपेश बघेल के सरकार के कंपेरिजन का मुकाबला है ये। अगर उनको लगा होगा जनता को एंटी इनकम्बेंसी के चलते 15 साल पहले की जो सरकार थी उन्होंने पिछले 5 साल पहले हटा दी थी, और उनको लग रहा होगा कि हटाने से नुकसान हुआ है, तो वापस वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला सकते हैं। और उनको लगा होगा कि हटाने से हमने ठीक किया है और प्रदेश बरकरार सरकार ठीक चली है, तो हो सकता है उनको रिपीट कर दे। लेकिन मुकाबला कड़ा है, एक तरफा मुकाबला ना मध्य प्रदेश में है ना इसमें छत्तीसगढ़ में, बहुत ज्यादा सीटों का फर्क नहीं रहने वाला। बिल्कुल, ये तो 3 दिसंबर को देखने वाली बात होगी कि ये जो कांटे की टक्कर है, ये आर पार की जो टक्कर है, इसमें कौन जीतता है, कौन सत्ता पर काबिज होता है, कौन किसको हटाता है, ये 3 दिसंबर को तय होगा। और 3 दिसंबर को भी हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में बैठेंगे, तब ये साफ हो जाएगा कि किसने कितने दावे वादे किए और किसके वादे और दावे पर जनता ने मोहर लगाई है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।